प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा था कि योगी आदित्यनाथ को कुछ हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन क्या पता था कि योगी जी गोरखनाथ मंदिर से निकलकर पूरे देश की राजनीति में सनसनी मचा देंगे। अमित शाह की रणनीति साफ थी। योगी जी को सीएम की कुर्सी पर तो बैठा दिया, पर कुर्सी के साथ चाबी अपने पास रखेंगे। लोकसभा चुनावों के बाद जब बीजेपी ने यूपी में कुछ सीटें गंवाई, तो दिल्ली में गहमागहमी बढ़ गई। चर्चा थी कि योगी जी को गोरखपुर भेजने का वक्त आ गया है। शाह जी ने कहा, सीएम का पद संभालने के लिए केंद्र के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। लेकिन योगी जी इतने सरल कहाँ थे। उन्होंने सोचा, अरे भाई, मैं भी देखता हूँ कि कुर्सी किसकी है। जब उपचुनाव हुए तो अमित शाह और मोदी जी ने सोचा कि अब योगी जी को वजन दिखाने का समय आ गया है। पार्टी ने कुछ सीटें जानबूझकर कमजोर उम्मीदवारों को दी। विचार था कि योगी जी को असफल साबित किया जाए। दिल्ली की बैठक में कहा गया, सीटें हारी तो योगी की लोकप्रियता घट जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। योगी जी ने चुनाव प्रचार में वही हिंदुत्व और विकास का कार्ड खेला जिसने उन्हें यूपी का महाबली बना दिया। नतीजे आए तो उपचुनाव में 90% सीटें योगी जी ने जीत ली। दिल्ली में बैठक चल रही थी। अमित शाह बोले, ये आदमी मानता ही नहीं। मोदी जी ने तो गंभीर स्वर में कहा, पर उपचुनाव में लोकसभा सीटें क्यों गई? तभी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, योगी जी लोकप्रियता की नई ऊंचाई पर हैं, लेकिन लोकसभा की हार से दिल्ली का संदेश साफ है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या योगी जी केंद्र की राजनीति में आएंगे या अमित शाह और मोदी जी के लिए चुनौती बनेंगे। योगी जी ने एक बयान दिया, राजनीति सेवा का माध्यम है, कुर्सी का नहीं। लेकिन उनके करीबी लोग जानते हैं कि उनका असली संदेश क्या था। मैं सिर्फ गोरखनाथ का सेवक हूं, लेकिन जो कुर्सी से हटाना चाहता है वह अपना ख्याल रखे। दिल्ली में चर्चा गर्म है कि योगी जी बीजेपी के लिए वरदान है या चुनौती। शाह जी की पूरी टीम अब यूपी की फाइलों पर दिन रात काम कर रही है। क्या योगी जी दिल्ली की कुर्सी के करीब पहुंचेंगे? क्या अमित शाह और मोदी जी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? राजनीति में दोस्त भी दुश्मन बन सकता है और दुश्मन दोस्त। ये राजनीति है, यहाँ कोई स्थायी नहीं होता। योगी जी की बात करती हैं तो योगी जी का इतिहास समझ लीजिए, बैकग्राउंड समझ लीजिए। योगी जी शुद्ध हिंदू आधार के ऊपर बने हुए नेता हैं। गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं और इनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ, वो उन्होंने पहली यात्रा निकाली थी राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए। गोरखपुर से शुरू हुई थी और लखनऊ तक आई थी वो। ये आदित्यनाथ जी ने, जो इनके गुरु है महंत अवैधनाथ, उन्होंने ये यात्रा निकाली थी। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल एक प्रोग्राम में ये इस बात को स्वीकार भी किया योगी जी ने, आदित्यनाथ जी ने। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि उसके और इनका संघ से कभी कोई रिश्ता रहा नहीं, न अवैधनाथ जी का संघ से कोई रिश्ता रहा। ये लोग अपने हिसाब से हिंदुओं को संगठित करने के लिए उन्होंने एक हिंदू वाहिनी भी बनाई थी। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया और मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले ये क्लेम किया कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। उस समय संघ इनके साथ नहीं था, लेकिन योगी जी ने ये धमकी दी कि मेरे 100 सांसद हैं मेरे विचार के और 100 विधायक हैं मेरे विचार के। अगर आप नहीं मुझे बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो ये 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट वापस ले लेंगे और फिर हम देखेंगे हमको क्या करना है। ऐसे समय और मोदी जी और शाह साहब, अमित शाह नहीं चाहते थे कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर संघ ने बहुत सावधानी के साथ एडॉप्ट किया बाहर के आदमी को जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है। और वहां से संघ ने योगी जी को ऊपर बढ़ाना शुरू किया और सारे देश में धीरे धीरे हर चुनाव में हिंदू हिंदू अस्मिता का चेहरा उन्होंने बनाया योगी आदित्यनाथ जी को। यहाँ पर यहीं से मोदी जी और अमित शाह को चिंता होने लगी। हर जगह योगी जी को संघ ने चुनाव प्रचार में उतारा, चाहे वो
उपचुनाव हों, चाहे वो राज्यों के चुनाव हों, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, ये अवैधनाथ जी के शिष्य योगी आदित्यनाथ जी जो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, जो बड़ी गौशाला भी चलाते हैं और जिनका पूर्वांचल में काफ़ी प्रभाव है, उनकी हिंदू वाहिनी के कारण। उन्होंने एक तरीके से हिंदू वाहिनी को बाद में बैन किया जब वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन दूसरी तरफ वो हिंदू वाहिनी चल रही है, उसमें उसको चलाने के लिए योगी जी के लोग ही उसके मुखिया हैं और इस समय बाकायदा वो चला रहे हैं उसको। अब मैं आता हूँ संघ के दूसरे रिश्ते के साथ। संघ ने जब ये सोचा कि अगर मोदी जी के साथ कहीं कुछ गड़बड़ होती है, तो उनकी जगह पर या मोदी जी की साख खत्म होती है और ये समझदारी का फैसला था, तो हमको एक चेहरा चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए या प्रचार के लिए। तो प्रधानमंत्री पद के लिए तो नहीं, लेकिन प्रचार के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को चुना और योगी जी को अभी भी हर जगह ले जा रहे हैं और योगी जी की तारीफ ये है कि वो जो कुछ नारे देते हैं, उस नारों को तुरंत संघ एडॉप्ट कर लेता है, भारतीय जनता पार्टी एडॉप्ट कर लेती है। बटेंगे तो कटेंगे योगी जी का दिया हुआ नारा है, जो उन्होंने अभी झारखंड में मीटिंग हुई वहाँ भी कहा और अभी महाराष्ट्र में गए वहाँ भी उन्होंने कहा। लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि इस नारे को लेकर के संघ तो उनके साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति है महाराष्ट्र में, उसके भीतर एक कमाल का अंतर्विरोध पैदा हुआ। परसों ये कल कहा परसों कहा था योगी जी ने महाराष्ट्र के लिए और कल वहाँ पर अ, में शरद पवार के भतीजे अजित दादा पवार ने इसके ऊपर बाउंस बैक किया और उन्होंने पब्लिकली कहा कि इस तरह की भाषा शिवाजी महाराज का ये प्रदेश है, ये संभाजी शाहू जी महाराज का प्रदेश है, ये संत तुकोबा का प्रदेश है। सारे संतों के नाम उन्होंने गिना दिए। ये उनका प्रदेश है, यहाँ पर ये भाषा नहीं चलेगी जो दूसरे प्रदेश वाले लोग आके बोल जाते हैं। दूसरे प्रदेश का कौन आदमी आया वहाँ पे? योगी जी गए। तो उसको लेकर के मेरे अजित दादा पवार ने जो जो सगे भतीजे हैं शरद पवार के, उन्होंने पहला हमला किया और कल दूसरा हमला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने किया। शिंदे ने कहा यही बात जो अजित दादा पवार ने कही है कि हम इस लाइन को खारिज करते हैं। बंबई या महाराष्ट्र सबका शहर है, यहाँ बाहर का आदमी आकर के अपनी चला नहीं सकता है। अब महायुति के तीन ही तो अंग हैं, एक खुद बीजेपी है, दूसरे शिंदे हैं और तीसरे अजित पवार हैं, अजित दादा पवार। अब इन दोनों में 2 लोग एक साथ मिल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत सासत में है कि वो क्या करे, क्या ना करे। तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और जो इनको गडकरी जी को सौंपा है, ये मान के कि ये मराठाओं को एकजुट कर लेंगे, लेकिन मराठाओं के नेता तो शरद पवार हैं। ये लोग तो है नहीं ना फडणवीस हैं और ना हमारे गडकरी जी हैं। तो इसलिए इस समय भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत परेशानी में है और योगी जी जो भाषा बोल रहे हैं, मोदी जी ने अभी उस भाषा को नहीं दोहराया है। मोदी जी शायद कल से या परसों से कम 13 या 14 मीटिंग करेंगे महाराष्ट्र में, ऐसा सुनने में आया है। अब वहाँ वो क्या बोलते हैं ये देखने की बात है। लेकिन उनके 2 लोग जिनको बुला करके अमित शाह ने यहाँ हाथ मिलवाया था दिल्ली में अजित दादा पवार और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों लोगों ने योगी जी की भाषा से अपने को अलग कर लिया और खुलेआम कहा है कि बाहरी प्रदेशों के लोग आकर के यहाँ जो बोलते हैं, वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अब ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और ये इतनी बड़ी मज़ाक की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी जी के पास या अमित शाह के पास कि वो वहाँ क्या करते हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जितना ज़्यादा सपोर्ट किया है अजित दादा पवार का, उससे लग रहा है कि ये दोनों अगर एक साथ मिल गए, तो इनके एमएलए कम से कम फिर भारतीय जनता पार्टी का के पास एमएलए नहीं रहेंगे और बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं,
उनका उद्धव ठाकरे के साथ भी संपर्क है बहुत ज्यादा। वो भारतीय जनता पार्टी से उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं, एकनाथ शिंदे के पास से उद्धव ठाकरे के पास जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस चीज को एकनाथ शिंदे ने पहचान लिया है। और एक चीज आपको और बताऊं, जो 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 संजय राउत हैं, उन्होंने एक चीज कही जिसका कि एकनाथ शिंदे ने अभी तक खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे तो शिवसैनिक ही हैं, संजय राउत ने कहा। वो तो शिवसेना से ही निकल के गए हैं। वक्त आने पर वो हमारे साथ आ जाएंगे। ये जो संजय राउत का कहना है, जिसका एकनाथ शिंदे जी ने अभी तक कोई खंडन नहीं किया है, और ऊपर से अजीत दादा पवार के साथ मिलकर के उन्होंने योगी जी की बात से पूरी तरह अपने को अलग कर लिया है। तो ये महाराष्ट्र के चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। और व्यक्तिगत तौर पर भी संघ कितनी भी कोशिश कर ले, भारतीय जनता पार्टी है। संघ लोगों को लोगों को तैयार करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हर जगह संघ के लोगों की भी वही आदत हो गई जो बाकी जगह संघ के लोग हैं। अब वो लोग उस तरीके के स्वयंसेवक नहीं है कि लोगों के घरों में जाएं, खाना खाएं, एक गृहस्थ त्यागी का एक सादा जीवन बिताएं। अब वो संघ के स्वयंसेवक नहीं है। ये बड़ी अजीब चीज है। हर जगह वो सुविधा भोगी हैं। अगर उनको 5 स्टार में रहने की जगह नहीं मिलती, अगर उनको एसी कार नहीं मिलती है, अगर उनको खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, तो संघ के स्वयंसेवक उस तरह से प्रचार नहीं करते हैं जैसे आज से 15 साल पहले किया करते थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।